किसान भाइयों नमस्कार। ग्राम सभा कार्यक्रम में हम लगातार आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आप सफल कृषि कर सकते हैं, उन्नत कृषि कर सकते हैं और अपनी स्वयं की भी समृद्धि ला सकते हैं। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर किशोर कुमार जी को। आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर किशोर कुमार जी को, जो कि निदेशक हैं सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से। सर नमस्ते। नमस्कार। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, सहकारिता की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में निश्चित रूप से वह सारी छवि, वह सारी चीजें आने लगती हैं जिसमें कि हम सहकारिता के माध्यम से कृषि को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। और सहकारिता का मतलब भी यही होता है कि हम किसी एक दिशा में एक लक्ष्य को लेकर मिल करके सकारात्मक रूप से काम करें। तो आइए इस एक अच्छी सी बातचीत के लिए हम शुरू करते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि बात सहकारिता की हो रही है, आज लोग जब इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो उनके जहन में यह सवाल होता है कि सहकारिता की आवश्यकता क्या है। जो हम सहकारिता की बात करते हैं, आसान भाषा में सहकारिता को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, सहकारिता जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि साथ मिलके काम, सह और कारिता कि साथ मिलके काम करना जी। तो सहकारिता का अर्थ है बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलके एक काम को करें अपनी। तो सहकारी व्यक्तियों का एक समूह है, सहकारिता व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उस ग्रुप में जुड़ता है। और उसका उद्देश्य ये होता है कि वो जो अपनी जो कॉमन नीड्स है, उसकी जो आवश्यकताएं उसकी है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो व्यक्तियों का एक समूह बना के और उस उद्देश्य से साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। ये आर्थिक हो सकता है, ये सामाजिक हो सकता है, ये सांस्कृतिक हो सकता है। मुख्यतः सहकारिता समितियों में जो विशेषता है वो ये है कि इसमें एक तो स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं जी। सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से इस सहकारी समिति का संचालन किया जाता है। इसमें पारस्परिक सहयोग रहता है। सहकारी समितियों के सभी सदस्यों का सामूहिक स्वामित्व इसमें रहता है, सामूहिक स्वामित्व रहता है। और इस हिसाब से सहकारिता अपने व्यक्तियों के ग्रुप को शामिल करके और एक सिद्धांत के तहत ये काम करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे क्षेत्रों में सहकारिता काम कर रही है, विशेष तौर से कृषि उत्पादन में और किसानों के लिए सहकारिता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसकी स्थापना के संबंध की अगर बात करें कि सहकारिता का, वैसे तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही सहकारिता का विकास हुआ, लेकिन अगर आधुनिक रूप में सहकारिता की बात करें तो विश्व में पहली सहकारी समिति 1844 में रॉकलैंड शहर इंग्लैंड में मील के मजदूरों द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि मील के मजदूरों को उस समय तनख्वाह कब मिलती थी, तो वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पहली सहकारी समिति का गठन हुआ था। जहां तक एशिया की बात है, 1904 में भारत में पहली कोऑपरेटिव में क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना हुई। जापान में ये 1906 में हुआ और फिलीपींस में 1915 में है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत एशिया में सहकारी क्षेत्र में काम करने में प्रथम स्थान पे रहा है। जी जी सर, हम कृषि की जब बात करते हैं तो सहकारिता की बात जरूर आती है। और कृषि में सहकारिता को अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे कि सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र का आपसी संबंध कितना देखते हैं? सहकारिता और कृषि क्षेत्र का संबंध आपसी बहुत गहरा है। विशेष तौर से किसानों की कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएं दो तरह की होती हैं। एक होती है अल्पकालीन, उसको आवश्यकताएं होती हैं, एक दीर्घकालीन आवश्यकताएं। तो अल्पकालीन आवश्यकताओं में जैसे खेती का कार्य करने के लिए, उसको अपने खेत की जमीन को तैयार करने के लिए, उसको बीज खरीदने के लिए, उसको खाद खरीदने के लिए या फसल में निराई करने के लिए उसको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। किसान की सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि खेती कार्य करने के लिए उसको कम समय के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। दूसरी किसान की आवश्यकता होती है कि उसको उचित किस्म का, उन्नत किस्म का बीज, विश्वसनीय बीज उसको प्राप्त हो जाए ताकि वो अपनी फसल बो सके। तीसरी उसको होती है आवश्यकता, खाद की आवश्यकता होती है। तो सहकारिता क्षेत्र न केवल अल्पकालीन ऋण किसानों को देता है
बल्कि उन्नत किस्म के विश्वसनीय बीज उनके घर के दरवाजे तक उपलब्ध कराता है। इसी हिसाब से उन्नत किस्म की खाद, जो विशेष तौर से आज की स्थिति भारत की ये है कि किसानों को जब तक सहकारिता क्षेत्र की दो जो खाद की सहकारी समितियां हैं, इफको और क्रफको, जब तक वो खाद मिलती है वो प्रथम प्राथमिकता उसी को देते हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में ये स्थिति है। फिर जब किसान का कृषि उत्पादन फसल आ जाती है तो उसके विपणन की व्यवस्था करना, जो किसान के पास अपने घर के काम के लिए जितनी फसल की आवश्यकता, उसके बाद जो मार्केटिंग सरप्लस जो उसके पास होता है, तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी सहकारी समिति के माध्यम से होती है। तो ये सहकारी के माध्यम से किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसी हिसाब से किसानों की जो दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती है, जो खेती को मतलब अपनी जमीन को, जैसे लेवल नहीं है जमीन को, तो लेवल करने के लिए उसके छोटे सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल खोदने के लिए, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए, या ट्रैक्टर परचेज करने के लिए दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती हैं। 4-5 साल के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, वो भी सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किसानों को पूर्ति की जाती है। तो किसानों के जीवन की जितनी भी गतिविधियां वर्तमान समय में हम देखते हैं, वो समस्त गतिविधियां और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से होती, चाहे वो उसका उपभोक्ता व्यवसाय हो, चाहे उसको अपने घर के दरवाजे पे मिनी बैंक की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जहां पे किसान अपनी बचत को जमा करा सकता है और जब आवश्यकता हो तब उसको निकलवा सकता है। सर, हम खेती में जैसे आपने कहा इफको है, क्रबको है, इनके माध्यम से खाद मिलता है और एक बहुत बड़ा सहकारी संगठन ये है। अगर हम कृषि उत्पादन वृद्धि की बात करें तो सहकारिता और सहकारी समितियों का इसमें क्या रोल है, क्या योगदान है? देखिए, कृषि उत्पादन वृद्धि में सबसे पहली जरूरत होती है कि कृषि उत्पादन बढ़े कैसे। तो एक तो सबसे पहले जरूरत है खेती योग्य जमीन हमारे पास हो, तो जमीन सही तरीके से किसान अपनी तैयार कर सके। नंबर 2 होता है कि उसमें जो बीज किसान यूज करता है वो सही हो, अच्छी क्वालिटी का हो, विश्वसनीय हो, क्योंकि फसल बोने के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण है। इसी हिसाब से तीसरी उसको इनपुट की सप्लाई जो है, खाद, बीज और दवाई, ये 3 चीज किसान को चाहिए। तो तीनों ही सहकारी समितियां विश्वसनीयता, इसके मामले में जितनी विश्वसनीयता भारत में सहकारी समितियों की है और किसी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की उतनी विश्वसनीयता नहीं है। तो ये किसानों को सही समय पे, उचित कीमत पे, उसके घर पे, उसके दरवाजे पे, क्योंकि हमारी सहकारी जो समितियां जो वर्तमान समय में काम कर रही हैं, वो हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति है। अच्छा। तो उसके माध्यम से होता है। तो जब ये चीजें किसान को मिलेंगी और उसको एक नेटवर्क सहकारी समिति के माध्यम से जो उनको अपना कृषि उपज का उत्पादन करने के बाद बेचना है, उसकी भी सुविधा मिलेगी, तो वो बट नेचुरल है, इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। विशेष तौर से हम क्या करते हैं, उत्पादन लागत में कमी लाने का प्रयास करती हैं सहकारी समितियां, ताकि जैसे खाद, बीज और दवाइयां उचित मूल्य पे मिलती है। बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करवाते हैं, विपणन की व्यवस्था जो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समिति हैं वो कराती हैं। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, और इस प्रकार से हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके लिए भी सहकारिता अपना काम करती है। विशेष तौर से अगर भारत की बात करें तो वर्तमान समय में जो टोटल सहकारी समिति है वो 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो 36 सेक्टर में काम करती है। वर्तमान में लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं और ज्यादातर सदस्य ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं। इसमें महिला सहकारी समितियों की संख्या 25,000 है। इसी हिसाब से डेयरी का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, मतलब कृषि से जो सहायक जो सेक्टर जुड़ा हुआ है वो डेयरी का है। तो हमारे देश में 1,44,000 के लगभग डेयरी सहकारी समितियां हैं, और वर्तमान में विश्व में भारत मिल्क उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। और सहकारिता के माध्यम से 2 लाख गांवों को डेयरी सोसाइटियों के माध्यम से कवर किया गया है। इसी हिसाब से जो कृषि ऋण और खाद, बीज और दवाई देने वाली जो सहकारी समितियां हैं वो लगभग 85,000 हैं। तीसरा जो चीनी उत्पादन जो है उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कुल जितनी चीनी मिलें हैं वो लगभग 732 के लगभग है। इसमें 327 सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं, और कुल देश में चीनी उत्पादन का 44% उत्पादन जो है
वो हम सहकारी क्षेत्र में करते हैं। इसी हिसाब से तीसरा एक बड़ा सेक्टर मछली उत्पादन का है। तो मछली उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। लेकिन आप ये जान के किसान भाइयों को भी अच्छा महसूस होगा कि 90% मछली का उत्पादन सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है और लगभग 27,000 सहकारी मत्स्य पालन सहकारी समितियां देश में कार्यरत हैं। जी सर, हमने कृषि का उत्पादन बढ़ा लिया, अब वो बात विपणन की हम करें तो कृषि उत्पादन के विपणन के संबंध में अगर हम पूछें तो सहकारिता की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, और इसको और आगे मजबूत बनाने के लिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई भावी योजना है क्या? देखिए, कृषि उपज का विपणन जो मार्केटिंग सरप्लस किसान के पास रहता है, वर्तमान समय में हमारा त्रिस्तरीय ढांचा सहकारिता का इसमें काम कर रहा है। तहसील स्तर पर हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियां होती हैं जो किसानों का एमएसपी पे उपजों को क्रय करती हैं और एमएसपी के अलावा भी बाजार रेट पे भी ये सहकारी समितियां काम करती हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसानों को खाद बीज दवाइयां देती हैं, वो ही किसानों के उत्पादन को एमएसपी पे क्रय करने का काम करती है और ये पोर्टल के माध्यम से किया जाता है वर्तमान समय में। इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया तहसील स्तर पे क्रय विक्रय सहकारी समितियां, उसी हिसाब से राज्य स्तर पे मार्केटिंग फेडरेशन बना हुआ है जो कृषि उपजों के उत्पादन को परचेज करने का एक बेहतर तरीका है। अगर भारत के राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नेफेड एक संस्था है जो कोऑपरेटिव की संस्था है, वो इस मामले को डील करती है। सहकारी समितियों का इसमें योगदान है, एक तो बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं, विपणन की सुविधाएं देते हैं, बाजार की जानकारी हम उनको उपलब्ध कराते हैं, इसमें एक वित्तीय सहायता भी हम देते हैं कि अगर किसान अपने उत्पादों को ये समझता है कि अभी वर्तमान समय में उसका कीमत कम है इसलिए हम इसको कुछ समय के लिए स्टोरेज कर लें, तो किसान अपने जो कृषि उपज है उसको अपनी प्राथमिक सहकारी समिति के गोडाउन में स्टोरेज करवा सकता है या स्टेट वेयर हाउसिंग के गोडाउन्स है उसमें स्टोरेज करा सकता है। उसमें उसको जो स्टोरेज का जो किराया लगता है उस पर सब्सिडी दी जाती है और जो उसका कृषि जितना उत्पादन उसका रखा जाता है उस रसीद के हिसाब से उसको बैंक से ऋण मिल सकता है और वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और जब उसको लगे कि अब उचित समय आ गया बेचने का, उस समय वो बेच के और उससे वो अपना जो लोन लिया है वो भी चुका सकता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण पे भी सहकारी समितियां काम कर रही हैं, संरक्षण और प्रसंस्करण का भी काम करती है, प्रोसेसिंग का करती हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से जैसे ग्रुप बने हैं तो वो सामूहिक सौदेबाजी के तहत उनको अच्छी कीमत भी मिलती है, तो ये सब चीजें उसमें की जाती है। वर्तमान समय में एक निर्यात सहकारी समिति का भी गठन किया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो देश के कृषि उत्पादों को विश्व में निर्यात करने का काम करेगी। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस के तहत गठित किया गया है। सर, इस समय सरकार का प्रयास यही है और सभी कृषि वैज्ञानिक भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम जैविक खेती की तरफ जाएं। अब सवाल किसानों का ये होता है कि हमने जैविक खेती शुरू की, जैविक उत्पादन हमने लेना शुरू किया, बहुत सारा उत्पादन कर लिया, अब उसके विपणन के लिए क्या कोई पृथक व्यवस्था है? सहकारिता के माध्यम से आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जैविक खेती का सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उसको एक तो सर्टिफिकेशन की प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण हो तभी उसको मार्केट में उसकी विश्वसनीयता होगी और फिर उसका मार्केटिंग, क्योंकि किसान तो उसकी मार्केटिंग विपणन कर नहीं सकता अगर उसके पास सर्टिफिकेट है। तो जब से 2021 में भारत सरकार द्वारा नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके तहत भारत सरकार द्वारा अभी जिस प्रकार से इफको, क्रफको, अमूल डेयरी की जो सहकारी समिति है, उसी हिसाब से एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया गया है। इस सोसाइटी का मुख्य काम ये होगा कि ये किसानों को उसके जो जैविक उत्पाद है उसको सर्टिफाइड करने का काम करेगा और साथ में उसका काम कर रही है और उसके मार्केटिंग का भी काम करेगा। वर्तमान समय में जैविक उत्पादों की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे उत्पाद हैं जो वर्तमान समय में ये समितियां कर रही हैं, विशेष तौर से जैसे तो ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को
जिसका कार्य क्षेत्र पूरे भारतवर्ष है, इसकी हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं वो इसके सदस्य बन सकती हैं। जी। और उसके माध्यम से फिर इनके जो जैविक उत्पाद जो होंगे उनको सर्टिफिकेशन से लेके मार्केटिंग तक का काम ये भारत ऑर्गेनिक्स नाम से एक ब्रांड बनाया गया है, उसके तहत बेचा जाएगा। वर्तमान समय में इससे न केवल इंडिया में ये उत्पादन बढ़ेगा और उसका विपणन होगा, बल्कि विश्व में भी इसको निर्यात लिमिटेड के माध्यम से किया जाए तो भारत ब्रांड के तहत ये इस जैविक उत्पादों का विपणन किया जाए। वर्तमान में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक बाजरा, ऑर्गेनिक चीनी और गुड़ और ऑर्गेनिक साबुत मसाले, तेल आदि का काम इस सहकारी समिति के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया। ये 2 साल पहले सहकारी समिति इस प्रकार का नेशनल लेवल की समिति का गठन हुआ था। जी। अब सर, जैसे आपने बहुत सारी अभी जो सहकारी समितियों की बात की है जिस पर काम करा जा रहा है, अगर कृषि के जुड़े हुए सहायक क्षेत्र हम देखें, डेयरी है, मछली पालन है, पशुपालन है, इनको और आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई सहकारी प्रावधान अभी है? हाँ, देखिए, कृषि और कृषि से जुड़े हुए अलाइड सेक्टर्स जो है कि देखिए, कृषि मुनाफे का सौदा तभी होगा किसानों के लिए कि वो खेती के साथ साथ जो दूसरे काम जो वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड जो एक्टिविटीज है वो प्रारंभ करें। जैसे डेयरी का एक काम उसमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसी हिसाब से पशुपालन हो सकता है, जैसे बकरी पालन है। तीसरा, मत्स्य पालन का ये काम कर सकते हैं, मछली पालन, क्योंकि किसान जो खेती करता है तो वो अपने सिंचाई के लिए पोंड बना के रखता है, तो उसमें अगर वो मछली उत्पादन करे। तो वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर कृषि के सहायक जो सेक्टर्स हैं, विशेष तौर से डेयरी और मत्स्य पालन पे बड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। और भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बहुत पूरे देश स्तर में हर पंचायत में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। जैसा मैंने पहले भी चर्चा में बताया था कि 2 लाख गांवों को हम डेयरी के माध्यम से, सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से काम करते हैं और 239 लाख लीटर दूध तो सिर्फ प्रतिदिन अमूल खरीदता है। तो डेयरी सेक्टर में पहले भी काम हुआ है। अभी उस डेयरी सोसाइटी को बहुउद्देश्य सहकारी समिति में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब बहुउद्देश्य का मतलब है डेयरी सोसाइटी जो गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे होगी, वो डेयरी के साथ साथ वो किसानों को लोन भी देगी, वो खाद बीज दवाइयां भी वो उपलब्ध कराएगी। इसी हिसाब से मत्स्य पालन की जो समितियां थी अभी तक सिर्फ मछली उत्पादन पे वो फोकस करती थी, लेकिन अब उनको भी बहुउद्देश्य सहकारी समिति में पंचायत स्तर पे जिस एरिया में मछली का उत्पादन होता है, पालन होता है, वहां पे है। तो इस प्रकार की सोसाइटीज का गठन किया जा रहा है। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में इन समितियों को, वैसे 2 साल पहले लक्ष्य रखा था कि 2 लाख सहकारी समितियां जो है मल्टी स्टेट में डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर में रजिस्टर्ड करके इस पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आज सर, वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो एक बात सब के जुबान पर है, हमारे जो भारत के उत्पाद हैं उनका जो निर्यात किया जा रहा है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। कृषि उत्पादों के निर्यात में अगर हम देखें तो सहकारिता का योगदान क्या है और क्या भावी योजना इसके लिए बनाई गई है? देखिए, कृषि उत्पादों की निर्यात का अब तक जो काम है वो सिर्फ एक संस्था देखती थी, नेफेड। तो नेफेड न केवल कृषि उत्पादों के बाहर भेजने का, निर्यात का काम देखती थी, बल्कि अगर आवश्यकता होती तो इंपोर्ट भी करते थे। कई बार जैसे प्याज और टमाटर या इस प्रकार की वस्तुओं का आयात का काम भी वो करती थी। और वो पूरे प्रदेश स्तर का नेशनल लेवल का फेडरेशन था और वो पूरे देश में भी जहां शॉर्टेज होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको सप्लाई करने का काम करती। लेकिन जब से नया सहकारिता समितियों का गठन हुआ, ये सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में गठन किया गया, उसके बाद एक, जैसा मैंने बताया, ऑर्गेनिक सहकारी समिति का गठन करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। इसी हिसाब से राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड नाम से भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। इसका मुख्य काम ये ही है कि कृषि उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो है, ये जो समिति है, ये क्या करेगी? सबसे पहले इस
इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको परचेज करेगी, उसका भंडारण करेगी, उसका प्रोसेसिंग करेगी, उसमें वैल्यू एडेड करेगी, विपणन करेगी, ब्रांडिंग करेगी, लेबलिंग, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास के समस्त कार्य इस सहकारी समिति के माध्यम से। ये भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और इसका भी पूरे भारत में उसका कार्यक्षेत्र रहेगा और इस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पूरे विश्व में भारत के कृषि उत्पादों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। जी सर, जब भी हम कृषि उत्पाद की बात करते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज मिले और खाद मिले। आज अगर इस पूरी बातचीत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कृषकों हेतु उन्नत, प्रमाणित एवं विश्वसनीय बीज के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में क्या भावी योजनाएं हैं, कैसे काम किया जा रहा है? और देखिए, बीज एक ऐसा विषय है जिसमें आप देखेंगे कि इस बीज का उत्पादक भी किसान है और इसका उपभोक्ता भी किसान है। तो वो उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बीज उत्पादक किसानों से कराते हैं और फिर वो अपने लेवल पे बेचते हैं। और दूसरा ये है कि भारत के जो परंपरागत जो बीज थे, प्राकृतिक बीज थे, उसका संरक्षण का काम नहीं हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ये भी निर्णय लिया गया कि भारतीय बीज के सेक्टर में एक सहकारी समिति नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे गठित किया जाए। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत जनवरी 2023 में इस समिति को रजिस्टर्ड कराया गया है। इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। ये जो है इसका मुख्य काम होगा किसानों से बीज का उत्पादन करवाना, उसका सर्टिफिकेशन कराना और उसको किसानों तक ही वापस अपनी समितियों के माध्यम से पहुंचाना। तो इससे क्या होगा, गुणवत्ता वाले बीज सही कीमत पे किसानों को मिलेंगे और इससे कृषि उत्पादन में हमारे बढ़ोतरी होगी। विशेष तौर से प्राकृतिक बीजों के संरक्षण की भी ध्यान इसमें किया गया है ताकि हमारे जो परंपरागत जो बीज थे उसको रखें और इसका नाम भी मेक इन इंडिया में प्रोत्साहन देगा। ये भी भारत बीज ब्रांड के नाम से ये बेचा जाएगा। भारत बीज ब्रांड इसका नाम रखा जाएगा। तो भारत ऑर्गेनिक्स, भारत बीज ब्रांड और ये सब समिति सहकारी क्षेत्र से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में कृषि क्षेत्र या कृषकों के विकास के लिए क्या कोई भावी योजना बनाई जा रही है? हाँ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विशेष तौर से सहकारिता के माध्यम से, जैसे अभी वर्तमान समय में ही जो सहकारी नीति 2025 माननीय सहकारिता गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें सहकारिता क्षेत्र को वर्ष 2047 से जब हम आजादी का 100वां वर्ष सालगिरह मना रहे होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की योजना के तहत तैयार की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण पहल शुरुआत की गई है, विशेष तौर से प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करने के क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसमें 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ बनाए गए हैं और उसके तहत काम किया जाएगा। तो और इसमें विशेष तौर से उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाएगा जहां अभी कृषि मतलब सहकारिता क्षेत्र ने काम नहीं किया। जैसे इसमें हरित ऊर्जा पे ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी में सहकारी समितियां किस हिसाब से काम कर सकती हैं, उसमें बात चल रही है। सहकारी टैक्सी, जैसे आपने उबर और ओला सुना हो, इसी हिसाब से देश में बड़ी जल्दी सहकारी टैक्सी भी आ रही है। तो सहकारिता कृषि के साथ साथ दूसरे सेक्टर में भी काम कर रही है और विशेष जो फोकस है वो कृषि क्षेत्र को है ताकि किसानों को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सके और सहकार से समृद्धि की जो प्रधानमंत्री की संकल्प है उसकी पूर्ति हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। श्रोताओं, हमसे बातचीत कर रहे थे इस समय डॉक्टर किशोर कुमार, निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से। सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।